तीन घूंघट वाली बहू की बारिश में नहाने वाली मॉडर्न सास। अरे इस घर में मुझे आज चाय मिलेगी या नहीं? सोमलता, अरे ओ सोमलता, कहाँ रह गई? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? हे भगवान, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? इसे जीन्स और क्रॉप टॉप कहते हैं। शादी लायक तुम्हारे 3 बेटे हैं, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रही हूँ आप भी ये कुर्ता पहनना छोड़ दीजिए और पैंट शर्ट पहनिए। सोमलता की बात सुन महेंद्र बिना कुछ कहे गुस्से में सीधा अपने दोस्त दिनेश के घर आ जाता है। क्या हुआ महेंद्र, काफी उदास लग रहे हो? अरे क्या बताऊं दिनेश, तुम तो मेरी पत्नी सोमलता को अच्छे से जानते हो। न जाने शहर जाने के बाद उसे क्या हो गया, सीता से सीधा शीला बन गई है। मुझे तो डर है कल को अगर वो अपनी जैसी बहुएं ले आई तो क्या होगा। अरे मेरा स्वर्ग जैसा घर तो क्लब बनकर रह जाएगा। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपने बेटों की शादी शहर की बजाय गांव की लड़कियों से करवा दो। मेरा गांव में एक बहुत अच्छा दोस्त है, इत्तेफाक से उसकी भी 3 बेटियां हैं। अगर तुम चाहो तो उससे मिलकर देख लो, लड़कियां पसंद आए तो रिश्ता तय कर देना। दिनेश की बात महेंद्र को काफी हद तक सही लगती है। महेंद्र अगले दिन ही दिनेश के साथ गांव जाता है और उसकी दोस्त की तीनों गांव की बेटियों को पसंद कर अपने बेटे से रिश्ता तय कर देता है। लेकिन जैसे ही ये बात सोमलता को पता चलती है, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप इस घर में गांव की बहुएं लाना चाहते हैं? मेरे रहते हुए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भूलो मत, इस घर का मुखिया मैं हूँ, ना कि तुम, समझी? अगर इस घर में बहुएं आएंगी तो मेरी पसंद की, ना कि तुम्हारी पसंद की। अपने पति के आगे सोमलता चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाती और कुछ ही हफ्तों में महेंद्र गांव की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाकर ले आता है। सोमलता, बहुएं कब से घर के दरवाजे पर खड़ी है, जल्दी से उनकी आरती उतारकर उनका गृह प्रवेश करो। बहुएं जिसकी पसंद की हैं वही इनका गृह प्रवेश करे, मैं तो चली सोने। बहू, अपनी सास की बातों का ज्यादा बुरा मत मानना। वो क्या है ना, उसके ऊपर का माला थोड़ा खराब है। अपने ससुर महेंद्र की बात सुन तीनों घूंघट ओढ़े हुए बहुएं गीता, गायत्री और लक्ष्मी घूंघट में ही हंसने लगती हैं। जिसके बाद महेंद्र अपने तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करता है और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन होते ही तीनों गांव की बहुएं सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा पाठ कर घूंघट ओढ़े ही सबके लिए तरह तरह के पकवान बनाती हैं। अरे वाह बहू, तुमने तो पूरा देसी खाना बनाया है। कितने सालों बाद मुझे अपने गांव का खाना नसीब होगा। वाह वाह, गाजर का हलवा, ओहो, वो भी देसी घी में बना हुआ, और ये गर्मा गर्म पूरी आलू की सब्जी। वाह वाह वाह। अरे सोमलता, तुम भी खाओ। आप ही खाओ, मुझे इन चीजों को खाकर अपना फैट नहीं बढ़ाना। कितनी गंदी बदबू आ रही है इनमें से। और ये क्या, तुम तीनों ने ये 52 गज का घूंघट क्यों डाल रखा है? माँ जी, हमारे गांव में सभी लड़कियां शादी के बाद घूंघट में ही रहती हैं, इससे हमारी संस्कृति झलकती है। वो तुम्हारा गांव था और ये शहर है, यहाँ पर ऐसे घूंघट डालकर घूमोगी ना तो हर कोई तुम पर हंसेगा। कोई बात नहीं माँ जी, यहाँ के लोग भले ही अपनी संस्कृति भूल गए हैं लेकिन हम नहीं भूले। एक बात कही माँ जी, आप जिस तरह से कपड़े पहन रही हैं ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी बात मानिए तो आप भी सूट सलवार और साड़ी पहनना शुरू कर दीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अब मुझे बताओगी कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं? अरे बस सोमलता, आज बहुओं का पहला दिन है और तुम उन पर गुस्सा कर रही हो। अरे वैसे उन्होंने गलत क्या कहा? जो भी कह रही हैं सही कह रही हैं। आप तो चुप ही करिए, कहाँ फंस गई मैं आप जैसे गांव देहातियों के बीच में। इतना कहकर सोमलता गुस्से में बिना नाश्ता किए ही चली जाती है और ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। अच्छा हुआ तुम आ गई, कितने दिन हो गए हम एक दूसरे से मिले हुए। लास्ट टाइम हम लोग कनिका की किटी पार्टी में ही मिले थे, उसके बाद कहाँ मिलना हुआ। वैसे तुम्हारी बहुएं कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही। सोमलता की सहेली स्नेहा जैसे ही उसकी तीनों बहुओं के बारे में पूछती है कि तभी उसकी तीनों बहुएं घूंघट ओढ़ी हाथों में नाश्ते की प्लेट लिए उनकी तरफ आ रही होती हैं कि अचानक घूंघट की वजह से लक्ष्मी का पैर गलती से टेबल से टकरा जाता है और वो सीधा नीचे गिरती है। अरे लक्ष्मी बहू, आराम से, ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं पिताजी, बस पैर में थोड़ी मोच आ गई है। वो तो आएगी ही, अपनी हाइट से लंबा घूंघट जो ओढ़ोगी। सोमलता, ये कैसी बहू लाई हो? खुद तो इतनी मॉडर्न हो और बहुएं घूंघट वाली लेकर आई हो। ये कहते हुए स्नेहा सोमलता पर हंसने लगती है। अपनी घूंघट ओढ़ने वाली बहू की वजह से अपनी सहेली के सामने इतनी बेइज्जती होता देख सोमलता को काफी गुस्सा आता है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब गर्मी का मौसम खत्म होकर बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। आखिरकार इस गर्मी से छुटकारा मिल ही गया। कितनी तेज बारिश हो रही है, आज तो मैं बारिश में जमकर नाचूंगी। सोमलता अपनी उम्र का लिहाज न करते हुए सीधा छत पर जाती है
और बारिश में नहाने लगती है कि तभी उसकी तीनों बहुएं बारिश होता देख छत से कपड़े निकालने के लिए ऊपर आती हैं। गीता, लक्ष्मी, ये माँ जी को क्या हो गया है? वो बारिश में इस तरह नाच क्यों रही हैं? ऐसा लगता है कि माँ जी के ऊपर किसी चुड़ैल का साया आ गया हो। तीनों बहुएं घूंघट ओढ़े अपनी सास के पास जाती हैं। माँ जी, आप ठीक तो है ना? आप इस तरह बारिश में भीग क्यों रही हैं? तुम तीनों को पता नहीं, मुझे बारिश में भीगने का काफी शौक है। मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन माँ जी, ये पहली बारिश है और पहली बारिश में इस तरह भीगना सही नहीं। आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। चुप करो तुम तीनों और जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाओ। अपनी सास की बात सुन बेचारी तीनों घूंघट ओढ़े बहुएं नीचे जाती हैं और किचन में गर्मा गर्म अपनी सास के लिए पकौड़े बनाने लगती हैं। वहीं जब तक बारिश रुक नहीं जाती, सोमलता बारिश में भीगती रहती है। हर साल जब भी बारिश का मौसम आता तो सोमलता हमेशा बारिश के मौसम में भीगती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। आह, मेरा हाथ। गीता, जरा ध्यान से काम करा करो। देखो, आज फिर तुमने अपना हाथ जला लिया। बहुओं, तुम तीनों को घूंघट करने की भला क्या जरूरत है? अरे मैं जानता हूँ कि मेरी तीनों बहुएं बहुत संस्कारी हैं। पिताजी, हम किसी भी कीमत पर अपनी संस्कृति नहीं छोड़ सकते हैं। घूंघट करना तो हमारा धर्म है। बहू, मेरा काम तो समझाने का था। अब जैसे आगे तुम्हारी मर्जी। जहाँ एक तरफ मॉडर्न सास की तीनों बहुएं घूंघट ओढ़ना नहीं छोड़ती, वहीं मॉडर्न सास भी हर दिन बारिश में भीगना नहीं छोड़ती। जैसे ही बारिश शुरू होती तो सोमलता दौड़ी दौड़ी छत पर चली जाती और बारिश में भीगती। आज तो बारिश के साथ साथ कितनी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, मगर ये मेरे हाथों पर खुजली क्यों हो रही है? बारिश में भीगते हुए सोमलता के हाथों पर खुजली होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद सोमलता जैसे ही नीचे आती है तो उसके हाथों पर दाने निकल आते हैं, जिसे देख उसकी घूंघट वाली बहुएं कहती हैं, अरे माँ जी, आपके हाथ पर ये दाने कैसे निकल आए? लगता है बारिश में भीगने की वजह से निकले हैं। हमने कहा था ना कि ये पहली बारिश है, इसमें मत भीगिए। भला बारिश में भीगने से भी क्या कभी दाने निकलते हैं? आज तक तो नहीं निकले। और ये मुझे समझा भी कौन रहा है जो खुद 24 घंटे घूंघट में रहती है? सोमलता अपनी बहू की बात को टालते हुए मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। आचू, आचू, लगता है कोल्ड हो गया है, मेडिसिन खानी पड़ेगी। गीता, गायत्री, लक्ष्मी कहाँ रह गई? जरा एक गिलास मेरे लिए गर्म पानी ले आओ। थोड़ी देर में गीता अपनी सास सोमलता के पास गर्म पानी का ग्लास लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, गर्म पानी। लेकिन भला आपको इसकी क्या जरूरत थी? दिख नहीं रहा तुम्हें? कैसे कोल्ड में मेरी नाक लाल हो गई है। दवाई के लिए मंगवाया है ये पानी। देखा माँ जी, बारिश में भीगने का नतीजा। पहले आपके हाथ पर दाने निकल आए और अब जुकाम हो गया आपको। ये कोल्ड मुझे बारिश में भीगने से नहीं बल्कि आइसक्रीम खाने से हुआ है, समझी? अपनी घूंघट वाली बहू के लाख समझाने पर भी सोमलता बारिश में भीगना नहीं छोड़ती और आज तो सोमलता बारिश में भीगने के लिए हील पहनकर छत पर जाती है, जिसे देख उसकी बहुएं कहती हैं, माँ जी, आपने ये ऊंची एड़ी वाली जूती क्यों पहनी है? इसमें तो आप गिर जाओगी। ये ऊंची एड़ी वाली जूती नहीं, हाई हील्स है, गंवार कहीं की। और आज मुझे बारिश में भीगते हुए रील बनानी है, इसलिए मैंने ये हील्स पहनी है। अब तुम तीनों देखती जाओ कि कैसे तुम्हारी मॉडर्न सास रील बनाती है। सोमलता छत पर हाई हील्स पहनकर जाती है और बारिश में भीगते हुए रील बनाने लगती है कि तभी अचानक हाई हील्स की वजह से सोमलता का पैर लड़खड़ाता है और वो सीधा गिर जाती है, जिससे उसके पैर में बहुत गहरी चोट आती है। मेरी कमर, माँ जी, आप ठीक तो है ना? तीनों बहुएं जल्दी से अपनी सास को पकड़कर नीचे ले जाती हैं। पैर में आई मोच की वजह से डॉक्टर अब सोमलता को पूरे 1 महीने का बेड रेस्ट दे देता है। अब पड़ी रहो 1 महीने तक बिस्तर पर। कितनी बार कहा था कि ज्यादा मॉडर्न बनना भी ठीक नहीं है, लेकिन ज्यादा मॉडर्न बनकर बारिश में भीगने की वजह से तुम्हारा क्या हाल हो गया? पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ जी, हमने भी आपको कितनी बार समझाया, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। सोमलता के साथ साथ गलती तुम्हारी भी है। देखो, अपनी संस्कृति अपनाना गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरह तुम तीनों 24 घंटे घूंघट ओढ़े घर का काम करती हो, हर थोड़ी देर में तुम तीनों को चोट लगती रहती है। ना तो ज्यादा गंवारपन सही है और ना ही ज्यादा मॉडर्न पना। अभी भी वक्त है तुम लोगों के पास अपने आप को बदलने का। महेंद्र अपनी बात सोमलता और उसकी तीनों बहुओं को अच्छे से समझ आ जाती है, जिसके बाद अब तीनों बहुएं घूंघट ओढ़ना बंद कर देती हैं और आराम से सारे काम करती हैं। वहीं मॉडर्न सोमलता भी मॉडर्न कपड़े पहनना और ज्यादा बारिश में भीगना बंद कर देती है। अरे ये सड़क क्यों इतनी गोल गोल घूम रही है? शराब मैंने पी रखी है, वो चढ़े सड़क को गई है। ये है दिनेश,
जिसने इतनी शराब पी रखी थी कि इसे अपने आप का होश नहीं था। तभी दिनेश नशे में लड़खड़ाते हुए रात के अंधेरे में उसी गांव मोनपुर गांव में अपने छोटे से झोपड़ी घर में आता है, जहां दिनेश की पत्नी भावना मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और जवान बेटी सपना अपनी माँ के पास बैठी थी। मनहूस कहीं की भावना, खाना बनागी नहीं अब तक? जी आप फिर से शराब पीकर आए हैं। आपको कितनी बार कहा है मैंने कि शराब मत पिया कीजिए। तेरे बाप के पैसों की नहीं पीता मैं, ये शराब मैं अपने पैसों की पीता हूँ, समझी? शराब पीने की आदत से पहले आप पर हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। अपनी बेटी जवान होने को आई है और आपको इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। आप जो कमाते हो वो सारे पैसों की शराब पी जाते हो। आपको अंदाजा भी है कि हम कितनी परेशानी में अपना जीवन बिता रहे हैं। आप घर में तो एक पैसा नहीं देते। तभी दिनेश नशे में भावना को बेरहमी से पीटने लगता है। पिताजी छोड़िए माँ को। दिनेश लगातार भावना को पीटे जा रहा था। तभी सपना अपने पिता को जोर से धक्का देती है कि दिनेश सीधे एक लोहे की कुर्सी पर जाकर पीछे सर के बल गिर जाता है और पीछे सर पर मार लगने से दिनेश की वहीं मौत हो जाती है। माँ आप ठीक तो हो ना? बिटिया ये क्यों मुझ पर रोज रोज इतना जुल्म करते हैं? दिनेश रोज शराब पीकर भावना को ऐसे ही पीटता रहता था। भावना मोनपुर गांव में अपने पति और जवान बेटी सपना के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। दिनेश उसी गांव के कारखाने में 200 रुपए रोज से मजदूरी करता था और वो सारे पैसों की शराब पी जाता था, जिसके चलते भावना और उसकी बेटी को अपना गुजारा चलाने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब दिनेश की मौत हो गई, इस बात की खबर सपना भावना को नहीं थी। बेटिया तेरे पिताजी उठ क्यों नहीं रहे हैं? देख ना जरा, इन्हें उठाना। पिताजी उठिए ना। पिताजी उठिए। माँ देखिए पिताजी उठ ही नहीं रहे हैं। पिताजी। दोनों दिनेश को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं पर दिनेश उठता ही नहीं। तभी सपना पास के डॉक्टर को बुलाती है तो चेकअप करने पर पता चलता है कि दिनेश की मौत हो गई है। अपने पति और पिता की मौत की खबर सुनकर सपना और भावना खूब रोते हैं। कुछ दिन बाद अब दिनेश के जाने के बाद सपना और भावना की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक शाम दोनों माँ बेटी अपने घर में भूखी उदास बैठी थी। माँ अब क्या बनाऊं खाने में? घर का सारा राशन तो खत्म हो गया। बिटिया तू बैठ, मैं कहीं से खाने की व्यवस्था करके आती हूँ। तभी भावना बाहर आती है और आस पड़ोस वालों से कुछ खाने के लिए मांगने लगती है, पर गरीब बेसहारा समझकर कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। तभी भावना एक बड़े से घर के बाहर आती है तो उस घर के अंदर से एक अमीर महिला उर्मिला बाहर आती है। बहन जी अगर आपके घर में कुछ भी बचा खुचा खाना पड़ा हो तो मुझे दे दीजिए ना, मेरी बच्ची और मैं कल से भूखे हैं। ये तो काफी गरीब लगती है, शायद ये मेरे कुछ काम आ जाए। अच्छा सुन, मेरे इस घर में नौकर का काम करेगी, मैं तुझे 200 रुपए रोज दूंगी काम करने के और साथ में खाना भी दूंगी। बस तुझे मेरे घर में सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, सारे काम करने होंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। मुझे काम मिल जाएगा तो हम अपने लिए 2 समय के खाने की व्यवस्था कर पाएंगे। मुझे मंजूर है, मैं आपके घर के सारे काम बहुत अच्छे से किया करूंगी। तभी उर्मिला भावना को थोड़ा खाना देती है और वो खाना लेकर भावना घर आकर अपनी बेटी सपना को सारी बात बताती है। तभी दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन सवेरे भावना उर्मिला के घर आकर सफाई करना, खाना बनाना ये सब करने लगती है और सपना अपने घर में रहकर घर के काम करने लगती है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। भावना ने उर्मिला के घर काम करके काफी पैसों की बचत रखी थी। बारिश का मौसम था, इस बार कड़ाके की बारिश हो रही थी। एक शाम दोनों माँ बेटी बारिश के पानी में गांव में एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और वहीं पास में एक आदमी अपने ठेले पर चाय पकौड़े बेच रहा था। उसके पास काफी सारे लोग खड़े चाय पकौड़े खा रहे थे। वाह, चाय पकौड़े! माँ चलिए ना हम भी चाय पकौड़े खाते हैं, बारिश में गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा ठीक है चल। दोनों उस चाय पकौड़े वाले के पास आते हैं। भैया कैसे दिए चाय पकौड़े की प्लेट? 30 रुपए प्लेट है चाय पकौड़े की बहन जी। क्या प्लेट में केवल 5 पकौड़े, वो भी इतने महंगे? भैया बड़ी लूट मचा रखी है आपने तो। बहन जी पूरे गांव में यही दाम है पकौड़ों का, लेना है तो लीजिए वरना टाइम वेस्ट मत कीजिए मेरा। चल बेटिया, घर पर 30 रुपए में तो इससे भी ज्यादा पकौड़े बनाकर मैं तुझे खिलाती हूँ। माँ हम कब घर जाएंगे और आप कब पकौड़े बनाओगी? खा लेते हैं ना माँ एक प्लेट पकौड़े, देखिए बारिश कितने मजे की हो रही है। तभी भावना पकौड़े वाले से 1 प्लेट पकौड़े और 2 चाय लेती है और दोनों जैसे ही पकौड़े खाती हैं तो पकौड़ों में ना नमक था ना पकौड़ों जैसा कोई स्वाद। क्या बेस्वाद पकौड़े हैं ये, इससे अच्छा पकौड़े तो मैं बना लेती हूँ। लोगों की आंखों में बस मिट्टी डालने का काम कर रहे हो तुम लोग।
थोड़े समय बाद दोनों घर आती हैं। माँ, उस पकौड़े वाले के पकौड़े इतने बेस्वाद थे, फिर भी लोग कितने मजे से उसके पकौड़े खा रहे थे। अगर हम अपने हाथ के बने स्वादिष्ट पकौड़े बनाकर गांव में बेचना शुरू करें तो हमारी तो अच्छी खासी कमाई होने लगेगी। और आप तो कितने अच्छे पकौड़े बनाती हो। हाँ बिटिया, उपाय तो अच्छा है तेरा। वैसे भी बारिश के मौसम में सब चाय पकौड़े ही खाते हैं। हमारे पास कुछ पैसे हैं ना, तो हम उन्हीं पैसों में एक पुराना ठेला खरीद लेते हैं और बहुत सारे पकौड़े बनाने का सामान भी खरीद लेती हैं। इस कारोबार के लिए तो हमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। तभी अगले ही दिन भावना और सपना दोनों एक पुराना ठेला खरीदकर और कुछ बर्तन और पकौड़े बनाने का सामान लाकर कुछ ही दिनों में गांव में अपना एक छोटा सा चाय पकौड़े का कारोबार खोल लेती हैं। सवेरे का समय, दोनों माँ बेटियां गांव के एक स्थान पर अपना छोटा सा ठेला लिए खड़ी थी। भावना पकौड़े बना रही थी और सपना चाय बना रही थी। तभी कुछ लोग उनके पास आते हैं। अरे वाह, चाय पकौड़े। बहन जी, कितने की प्लेट है चाय पकौड़े की? भाई साहब, 20 रुपए प्लेट है चाय पकौड़े की। क्या केवल 20 रुपए प्लेट? इतने सस्ते? एक प्लेट पकौड़े और चाय दीजिए मुझे। तभी भावना सपना सबको एक एक प्लेट चाय पकौड़े देती हैं। वाह भाई वाह, क्या स्वादिष्ट पकौड़े हैं बहन जी आपके। खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, बारिश के मौसम में इतने स्वादिष्ट चाय पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। सच में मन तो कर रहा है बार बार खाऊं मैं पकौड़े। सब चाय पकौड़े खाकर पकौड़ों की खूब तारीफ करते हैं। थोड़े समय बाद सब पकौड़े खाकर भावना को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। इसी तरह शाम तक भावना के पास कई सारे ग्राहक आकर चाय पकौड़े खाते हैं। माँ, लोगों को हमारे हाथ के बने चाय पकौड़े कितने पसंद आ रहे हैं ना। लोग कितने शौक से हमारे चाय पकौड़े खा रहे। हमारा ये कारोबार तो अच्छा चलने लगा है माँ। हाँ बिटिया, बस इसी तरह हमारे चाय पकौड़े बिकते रहे और हमारी कमाई होती रहे। अगले दिन भी भावना और सपना के पास कई सारे लोग आकर चाय पकौड़े खाते हैं। शाम का समय, तभी अचानक तेज तूफानी हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी भावना के ठेले पर रखे सामानों पर गिरने लगता है। उनका चूल्हा भी बुझ जाता है। अरे ये पानी! अरे बिटिया देखना, पानी से हमारा सारा सामान गीला होता जा रहा है। कुछ करना बिटिया। बारिश के पानी से भावना के पास का सारा सामान गीला होकर खराब हो जाता है। तभी दोनों जैसे तैसे उस तूफानी बारिश में अपने घर आती हैं। माँ, हमारा तो सारा सामान खराब हो गया। हाँ बिटिया, हमारा तो कितना नुकसान हो गया। अब कल से हमें एक पन्नी साथ ले जाना होगा ताकि बारिश के पानी से हमारा सामान खराब ना हो सके। तभी अगले दिन भावना सपना एक बड़ी सी पन्नी और अपना ठेला लेकर गांव में आती हैं। तभी दो ग्राहक वहां आते हैं और जैसे ही वो भावना से चाय पकौड़े मांगते हैं तभी बारिश शुरू हो जाती है। सपना बिटिया, जल्दी से पन्नी लगा, वरना आज भी पानी से हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा। सपना जैसे तैसे अपने छोटे से ठेले पर पन्नी लगा देती है तो तेज हवा के कारण वो पन्नी उड़ जाती है और बारिश का सारा पानी ठेले के अंदर आ जाता है, जिसके बाद भावना का आज भी सारा सामान खराब हो जाता है। थोड़े समय बाद, बिटिया आज भी हमारा सारा सामान खराब हो गया। माँ, अब कल से हम किसी पेड़ के नीचे अपना ठेला लेकर खड़े रहेंगे। तभी दोनों घर आती हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटियां रोज रोज गाँव में पकौड़े बेचने जाने लगी। तो रोज रोज बारिश के पानी से उनका सारा सामान खराब होने लगा, जिसके चलते उनकी कमाई भी नहीं हो रही थी और साथ में रोज रोज काफी नुकसान भी होता जा रहा था। एक रात, माँ, अब तो हमारे पास पकौड़े बनाने के लिए पैसे भी नहीं बचे। बारिश के कारण तो हमारा कितना नुकसान होता जा रहा है। हाँ बिटिया, कमाई देखो एक पैसे की नहीं और नुकसान जमाने भर का होता जा रहा है। अब तो लगता है हमें अपना ये कारोबार बंद ही करना होगा। बारिश की वजह से हो रहे नुकसान की वजह से सपना भावना अपना कारोबार बंद करने का सोच रही थी। अगले दिन सवेरे भावना रोज की तरह दूध लाने एक कालू भाई की दुकान पर आती है तो कालू अपनी दुकान का सामान समेट रहा था। अरे कालू भाई, आप ये दुकान क्यों खाली कर रहे हो? बहन जी, शहर में मेरे भाई ने मुझे एक बड़ी सी दुकान खरीद कर दी है। अब से मैं शहर में ही रहकर अपना कारोबार करूंगा। तो इस दुकान का क्या करेंगे आप? या किसी को किराए पर दे दूंगा। अगर मैं कालू भाई की दुकान किराए से लेकर इसमें अपने पकौड़े बेचूं तो? तभी भावना कालू को अपनी सारी परिस्थिति बताती है और उससे उसकी दुकान किराए पर मांगती है, जिसके बाद कालू बड़े ही सस्ते किराए से भावना को अपनी दुकान दे देता है। तभी अगले ही दिन से भावना सपना कालू की उस दुकान में कर्ज लेकर अपने चाय पकौड़े का कारोबार करने लगी, जिसके बाद उनके पास काफी ज्यादा मात्रा में लोग आकर चाय पकौड़े खाने लगे और सपना भावना चाय पकौड़े बेचकर अच्छी कमाई करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।